बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, साथ ही बताएंगे आपको कि आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। पहली खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कई हिस्सों में काफी घने कोहरे के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। वहीं पंजाब में अनेक जगह पर काफी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं तीसरी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर कई स्थानों पर जो दिन ठंडा रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में दिन ठंडा रहेगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं 5वीं बड़ी खबर की, जो कि आ रही है बिहार से। बिहार में कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सर्द अपडेट को लेकर क्या जानकारी आ रही है। अपने इस सेगमेंट में हम आपको सर्द अपडेट देंगे कि कहां पर सावधान रहने की जरूरत है, कहां पर कोहरा पड़ेगा, कहां पर ज्यादा ठंड रहेगी, और ये जानकारी हम आपको देंगे इस नक्शे के जरिए। तो जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो ठंड है, अगर आप देखेंगे सावधान रहने की जरूरत है, तो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर घना कोहरा रहेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा चेतावनी जो है वो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को लेकर दी गई है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहने वाली है। इसके अलावा नजर बनाकर रखने की जरूरत है जहाँ जहाँ बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और ओडिशा समेत जो पूर्वोत्तर के हिस्से हैं, यहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कोहरा छाया रहेगा। पूर्वोत्तर के हिस्सों पर जब आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि मेघालय और इसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तमाम जगह पर कोहरा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का हाल किस तरह का रहने वाला है। तो ये तमाम जानकारी हम आपको इस सेगमेंट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस नक्शे में उत्तर का जो हिस्सा है, यहाँ पर ज्यादातर जगह पर, ज्यादातर क्षेत्रों में बरसात अभी नहीं होगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से पूर्व अनुमान जताया गया। जब आप पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी ज्यादातर हिस्सों में यही हाल है, यानी कि आने वाले 24 घंटे में इन इलाकों में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं बन रही है। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो हाँ, आप देख पाएंगे कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक समेत अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन हाँ, ज्यादातर जो इसके आसपास के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर अभी बरसात का जो अनुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताया गया, यानी कि इन इलाकों में अभी बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि जो पश्चिमी भारत है या मध्य भारत है, यहाँ पर भी ज्यादातर जगह ऐसी है, ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आने वाले 2 दिन में भी बरसात नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम का हाल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नक्शे में भी, जो जब आप देखेंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर समेत जब आप आगे बढ़ेंगे तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगह पर ज्यादा कोहरा रहा है। और इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे तमिलनाडु में जोरदार बारिश भी हुई है। तो पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम का हाल रहा वो हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी काफी कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ी है। तो इसी तरह से जानकारी आगे भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी जानकारी देंगे कि कहां पर अधिकतम तापमान क्या कुछ रहा और न्यूनतम तापमान कितना रहा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। उत्तर भारत के हिस्सों में आप देखेंगे कि गिलगित, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ चंडीगढ़, उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तब आप देखेंगे कि मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम समेत बिहार में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ तापमान की स्थिति रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। पूर्वी राजस्थान का रुख कर लेते हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही जान लेते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया 5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति कहां पर किस तरीके की रही वो जान लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इस वक्त हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जानकारी दे देते हैं आपको। झारखंड में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इस वक्त हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान कहां पर कितना दर्ज किया गया ये हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की भी जानकारी आपको दे देते हैं। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो अधिकतम तापमान है वो तटीय कर्नाटक के होन्नावर में दर्ज किया गया 36.7 डिग्री सेल्सियस। देश के अन्य कोनों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही वो भी दिखाते हैं आपको एक नजर में। तो ये जाना अपने तापमान का हाल। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में।
चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। यहाँ पर 448 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया वायु का, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं लखनऊ में ये 414 दर्ज किया गया और ये भी बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हैं, पटना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 391 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब स्थिति में माना जाता है। पटना के बाद आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बेंगलुरु का। यहाँ पर 73 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया वायु का, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि ये 100 से कम है। बेंगलुरु के बाद पुणे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 251 AQI दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब कैटेगरी में माना जाता है। पुणे के बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हैदराबाद की। यहाँ पर 303 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद आगे बढ़ते हैं, कोलकाता का रुख करते हैं। यहाँ पर 399 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुंबई की बात करते हैं। 450 यहाँ पे AQI दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। मुंबई के बाद अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर 317 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद के बाद अब आपको लिए चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो कि है पर्यटन पूर्व अनुमान, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से कहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है वो हम आपको जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अगर आप जा रहे हैं तो यहां आपको बता दें कि पहले दिन शुक्रवार को थोड़ा फॉग वाला मौसम रहेगा, हालांकि शनिवार को धूप खिली रहेगी। रविवार और सोमवार को एक बार फिर से जो है अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 से -3 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है। श्रीनगर के बाद आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में चारों ही दिन फॉग वाला मौसम रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री के आसपास जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 7 से 8 डिग्री के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। राजधानी दिल्ली में आने वाले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक पर्यटन की दृष्टि से ये आपने जाना। दिल्ली के बाद आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन फॉग वाला मौसम रहेगा, यानी कि शुक्रवार से रविवार तक फॉग रहेगा। सोमवार को अच्छी खासी बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 22 से 23 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 11 से 12 के बीच ये फ्लक्चुएट कर सकता है। तो प्रयागराज में आने वाले 4 दिन कैसा रहेगा पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान, ये आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग की। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि पहले दिन अच्छी खासी धूप रहेगी। शुक्रवार को, शनिवार को थोड़ा कोहरा रहेगा लेकिन धूप भी रहेगी। फिर रविवार को अच्छी खासी धूप रहेगी। साथ ही साथ सोमवार को एक बार फिर से वैसा ही मौसम हो जाएगा, धूप और घटा दोनों रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 15 एक समान चारों दिन रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो चारों ही दिन एक समान 6 डिग्री सेल्सियस जो है मिनिमम टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है। दार्जिलिंग के बाद आगे बढ़ते हैं नागालैंड के कोहिमा का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही दिन कोहरा रहने वाला है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक एक समान मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। तो कोहिमा में आने वाले 4 दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कैसा रहेगा पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान, ये आपने जाना। कोहिमा के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। यहाँ पर भी इसी तरीके का मौसम देखने को मिल सकता है। चारों ही दिन फॉग वाला मौसम रहने वाला है, यानी कि कोहरा अच्छा खासा रहेगा। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक 28 से 29 के बीच मैक्सिमम टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 21 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन रविवार सोमवार 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो विजयवाड़ा में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या कुछ रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या कुछ रहेगा, वो आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केरल के कोट्टायम की। यहाँ पर चारों ही दिन घटा तो रहेगी लेकिन धूप भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 36 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुरू के 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 24 डिग्री सेल्सियस कोट्टायम में मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से कोट्टायम में आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये आपने जाना। आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शुक्रवार से लेकर रविवार तक शुरू के जो 3 दिन है कोहरा रहेगा और सोमवार को फिर अच्छी खासी धूप खिलेगी। इसके साथ ही जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 14 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो महाबलेश्वर में
मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर आपने जाना। अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के खजुराहो अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन फॉग वाले रहेंगे, बाकी के 2 दिन फॉग के साथ साथ धूप भी रहेगी, यानी कि थोड़ा कोहरा और थोड़ी धूप भी रहेगी। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 24 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है आने वाले 4 दिनों में। तो खजुराहो में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये आपने जाना आने वाले 4 दिन में। अब रुख कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर का। चारों ही दिन सनी डे रहने वाला है, अच्छी खासी धूप रहने वाली है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 28 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जोधपुर में पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन में मौसम को लेकर क्या कुछ है पूर्वानुमान, ये आपने जाना। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो यहाँ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको अच्छी फसल अगर पानी है, उनकी सुरक्षा अगर करनी है तो एक्सपर्ट्स की राय बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में उनको क्या कुछ करना चाहिए, किसानों को क्या कहते हैं एक्सपर्ट, वो सब हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार भी निकालें। किसान काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत से घास फूस निकाल लें। साथ ही मूंग भी बोएं। मूंग के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। यहाँ तिल के खेत से घास फूस निकाल लें। तिल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा गन्ने की बुआई के लिए समय उचित है। मध्य प्रदेश में सरसों के खेत से खरपतवार निकाल लें। सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाएं। अभी बैगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं सरसों के खेत में निराई कर लें। इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करते रहें। मटर के खेत में सिंचाई भी कर लें। यहाँ के किसान मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। मूंग के खेत में सिंचाई भी करें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही टमाटर की रोपाई करें। यहाँ भिंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। इस समय बैगन की रोपाई भी करते रहें। वहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। छत्तीसगढ़ में मक्के के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी फसलों के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आज की फसल क्या है। आज की फसल है राजमा, जो कि एक दलहनी फसल है। और अगर इसकी पैदावार की बात करें तो जो उत्तर के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार यहाँ होती है। इसके साथ ही हिमालय के जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। राजमा के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे इसकी फसल को सुरक्षित रखना चाहिए और किस तरह से हम इसका मुनाफा ज़्यादा पा सकते हैं, ये सब हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है।
तो राजमा की फसल की अच्छी पैदावार के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो आपने जाना। इस कार्यक्रम में और भी जानकारी आपने जानी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।